ओके, तो आई थिंक आपका आज दूसरा लेक्चर होगा, सेकेंड लेक्चर होगा। पहला लेक्चर आपका ट्यूसडे को हुआ था, जिसमें पढ़ाई तो कम हुआ था और बेसिक मैथ्स हमने स्टार्ट किया था, ट्रिग्नोमेट्री, है ना। पर उससे पहले हम लोग कई सारी चीज़ों पे बातें किया था। पहला है ना डिसिप्लिन को लेकर के, तो फटाफट हम लोग बस 2 मिनट में दोबारा उस चीज़ को डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि उस समय केवल इसमें बॉयज़ थे, गर्ल्स नहीं थे। तो मैं हूं अजीत कुमार और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं पूरे 1 साल तक। ओके, तो डिसिप्लिन के मामले में भाई मैं बड़ा सख्त हूं। पहला पॉइंट ये है कि आपको क्लास में बातें नहीं करना है। क्लास का स्ट्रेंथ तो आप देख ही रहे हो कि आई थिंक 200 से प्लस स्टूडेंट आप लोग हो, है ना। अब इतने सारे बच्चों को एक टीचर तभी हैंडल कर सकता है जब आप शांति बना करके बैठोगे। कोई डाउट होगा टीचिंग के ड्यूरिंग में, अगर कोई प्रॉब्लम होगा किसी टॉपिक से रिलेटेड जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप रिलेवेंट उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप कर सकते हो। इरिलेवेंट क्वेश्चन आप नहीं करोगे, आपस में बात नहीं करोगे, मोबाइल फ़ोन पे कोई बात नहीं करेंगे। मोबाइल को आइदर स्विच ऑफ रखें या साइलेंट मोड पे रखें। अगर किसी को अर्जेंट कॉल है, किसी घर वाले का, पेरेंट्स का या XYZ का जो भी कॉल है, वो अगर आपको लगता है कि अर्जेंट कॉल है, तो आप परमिशन लेकर के बाहर जा कर के बात कर सकते हो। क्लास में नहीं, ना मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है। और तीसरा, डेली क्लास आना है रेगुलर बेसिस पे। अगर आपका 75% अटेंडेंस कम हो गया, उससे कम हो गया, तो फिर आपका PW ऐप का एक्सेस आपसे हटा लिया जाएगा। और आप समझते हो कि जितने भी DPPs वगैरह है और भी जो लेक्चर रिकॉर्डिंग होगा, जो नोट्स वगैरह होंगे, वो आपका PW ऐप पे अपलोड किया जाएगा। ओके, तो नहीं हुआ, हो जाएगा, हो जाएगा। थोड़ा सा प्रोसेस में आने में थोड़ा सा 1-2 दिन टाइम लगेगा, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, आप टेंशन इस चीज़ का मत लो, है ना। इस पर टीम काम कर रही है। PW ऐप का एक्सेस तो मिल गया ना आपको? हाँ, तो अपलोड होना शुरू हो जाएगा नोट्स वगैरह, है ना। अभी क्लास को है ना, अभी बहुत सारे क्लास एक साथ स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है सिस्टम, तो थोड़ा सा इसको स्टेबलाइज करने में 1 या 2 दिन आपको लगेंगे। फिर आपका सिस्टमैटिक डेली बेसिस पे आपका लेक्चर रिकॉर्डिंग जो होगा वो PW ऐप पे अपलोड हो जाएगा, और जो भी नोट्स वगैरह होंगे, DPPs वगैरह, DPP तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था ना। हाँ, नहीं हुआ है? ट्यूसडे को तो हुआ था ना? हुआ है। अच्छा, जस्ट सेकेंड। जिसको नहीं मिला है वो 101 नंबर रूम में जाकर के DPPs ले लेंगे, 101 कोऑर्डिनेटर रूम में। ठीक है, चलो। तो बातें नहीं करना है, मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, बातें नहीं करना है। और अगर ऐसा करते हुए पाए जाओगे, पहले मैं मना करूँगा, वार्निंग दूंगा। अगर आप एक्सट्रीम लेवल पे चले जाओगे, उस चीज़ को झेलना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो आप क्लास से बाहर निकाल दिए जाओगे। इसके लिए भी एक टीम है। अगर आप मेरे बोलने से बाहर नहीं जा रहे हो, तो मैं सीधे मैनेजमेंट को कॉल करूंगा या बुलाऊंगा, और इसके लिए एक स्पेसिफिक टीम है जो आपको क्लास से बाहर कर देंगे। और अगर आप उससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बदमाशी करते हो, तो मे बी आपका जो इनरोलमेंट है वो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, और क्लास में परमानेंटली नो एंट्री आपके लिए हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये चीज़ एकदम डिसिप्लिन के मामले में ये चीज़ एकदम मेंटेन करके चलना है। बाकी पढ़ाई, फिजिक्स, जैसे कि पहले क्लास में मैंने बोला था कि फिजिक्स मैं आपको सिखा दूंगा, इस बात का पूरा गारंटी मेरा है। बाकी 2-3 चीज़ आप ध्यान में रखना, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन, इसको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, चलो। तो बेसिक मैथ क्यों ज़रूरी है? देखो, मैं तो फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पे टॉपिक चैप्टर का नेम बेसिक मैथ्स है, तो मैंने उस दिन भी बताया था, और थोड़ी सी रिवीजन करवा देता हूँ पिछले क्लासेस का, कि बेसिक मैथ फिजिक्स के अंदर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्लास 11th या क्लास 12th का जब आप फिजिक्स पढ़ते हो, तो फिजिक्स के बहुत सारे फॉर्मूला के डेरिवेशंस जब आप करोगे, या बहुत सारे जब न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करोगे, फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, फिजिक्स के अंदर फॉर्मूला होता है, जब आप उसको डिराइव करोगे ना, 11th क्लास के फिजिक्स या 12th क्लास के फिजिक्स, उसमें बेसिक मैथ्स का नीड होता है, बेसिक मैथ्स जरूरी होता है। बिना उसके फिजिक्स का फॉर्मूला आप डिराइव नहीं कर सकते हो,
फिजिक्स के कैलकुलेशन आप ठीक से नहीं कर पाओगे। जब आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल बना रहे होगे तो बीच बीच में बेसिक मैथ्स का नीड होगा, उसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो ये बोलना बिल्कुल सही होगा कि बिना बेसिक मैथ्स का फिजिक्स संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर जिस चीज़ से बचने के लिए आपने बायो लिया है वो चीज़ यहाँ भी आएगा, मैथ्स। कई लोग मैथ्स से बचने के लिए बायो लेते हैं, या कई लोगों का भाई फ्यूचर एम ही होता है कि मेरे को डॉक्टर बनना है इसलिए वो बायो लिए हैं। कई लोग मैथ्स अच्छा नहीं लग रहा है, टफ लग रहा है तो बायो ले लेते हैं। तो जो भी है सारे मेरे लिए फ्यूचर डॉक्टर हो और अच्छे से पढ़ाई करोगे, ऑल द बेस्ट। पूरे साल 2 साल आपको मेहनत करना है जम करके। तो ये सब बातें पहला क्लास जो ओरिएंटेशन था आपका उसमें सारी बातें डिस्कस हो गया है। मेन रूप से आज से आपका लेक्चर स्टार्ट होगा। पिछले क्लास में थोड़ी सी बातें हुई थी। अच्छा, बेसिक मैथ क्यों जरूरी है ये हमने बता दिया, और पिछले क्लासेस में मैंने आपको कुछ सेलेक्टेड टॉपिक का भी नाम बताया था कि बेसिक मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करना है। तो सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के बाद हम लोग फंक्शन एंड देयर ग्राफ पढ़ेंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। हालांकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने 9-10 क्लासेस में भी पढ़ा है, पर उससे थोड़ा सा हमें 11th और 12th लेवल की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद आपका ज्योमेट्री आ जाएगा। ज्योमेट्री के बाद एपी आपने पढ़ा है। एपी एंड जीपी, एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड जीपी मीन्स ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो एपी शायद आप पढ़ के आए हो, जीपी नहीं पढ़ के आए हो, एपी जीपी दोनों पढ़ाएंगे। फिर आपको मैं पढ़ाऊंगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि फर्स्ट टाइम आप क्लास 11 के अंदर पढ़ोगे। इसके पहले 10th के अंदर मैथ्स में नहीं पढ़ना था। क्लियर है? ओके। उसके बाद बेसिक मैथ्स में फिजिक्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक मैथ है वो कैलकुलस है। क्या है? कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर 2 चीजें आपको मेन रूप से पढ़ना है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ओके। तो बिना कैलकुलस का फिजिक्स संभव ही नहीं है। इनफैक्ट हर चैप्टर के अंदर, चाहे आप क्लास 11 का फिजिक्स पढ़ रहे हो चाहे 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हो, हर चैप्टर के अंदर कैलकुलस यानी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का यूज होगा। ये जो भी मैं टॉपिक का नाम बताया हूं ना, ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है, फिजिक्स का टॉपिक नहीं है। हालांकि इसके बाद एक और मैथ्स का टॉपिक पढ़ेंगे, पर ये बेसिक मैथ्स वाले सीरीज में नहीं, उसको अलग से हम लोग देखेंगे, वेक्टर। क्या देखेंगे? वेक्टर। तो वेक्टर और कैलकुलस ये मैथ्स के 2 ऐसे टॉपिक हैं जिनके बिना फिजिक्स संभव नहीं है, जिनके बिना फिजिक्स संभव नहीं। यानी कैलकुलस और वेक्टर ये दोनों अगर आपको अच्छे से आता है तो फिजिक्स बड़ा इजी होगा। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो हर स्टेप पे, हर चैप्टर के अंदर आपको प्रॉब्लम होने वाला है। बट मैंने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया है कि हर चीज़ बिल्कुल बेसिक लेवल से, 0 लेवल से स्टार्ट करके नीट लेवल तक आपका कंप्लीट करेंगे, और हर एक चीज़ पे बिल्कुल टाइम दे करके आगे पढ़ाएंगे। और अपने पास बहुत सारा टाइम है, बहुत टाइम है। ऐसा नहीं कि स्टार्ट किया और ख़त्म कर दिया। अपने पास साल भर पूरा टाइम है, पूरा एक टाइम टेबल अपने पास है। उसी टाइम टेबल को फॉलो करते हुए हर चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और आपका हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपका टेस्ट होगा। 3 तरीके का टेस्ट होगा। एक आपका सीटी लेवल टेस्ट होगा, एक आपका माइल्ड टेस्ट होगा, और एक आपका AITS होगा। सीटी लेवल टेस्ट में आपका सेंटर टेस्ट जिसको बोलते हैं उसी को सीटी लेवल टेस्ट बोलते हैं। मतलब यहाँ आपका जो इस्कॉन टेम्पल वाला जो ब्रांच है, यहाँ पे आपका जो टेस्ट होगा, यहाँ के टीचर जो आपका टेस्ट पेपर बनाएंगे और टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे चैप्टर वाइज, वो सीटी लेवल टेस्ट होता है, या उसको आप सेंटर लेवल टेस्ट भी बोल सकते हो। दूसरा माइल्ड टेस्ट होता है। माइल्ड टेस्ट में क्या होता है ना, जोनल लेवल पे टेस्ट होता है। और एक होता है AITS, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। ये आपका सेंटर हेड, मतलब जो सेंट्रल टीम है हम लोग का, वो आपका टेस्ट लेंगे। मतलब पूरे ऑल इंडिया में जितने बच्चे होंगे PW में, उनसे आपका कंपटीशन होगा। PW पूरे इंडिया में जितने बच्चे होंगे उनके बीच आपका टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, और उसमें आपका रैंक बताया जाएगा कि भाई अगर 1 लाख बच्चे PW में पढ़ रहे, और ये हो जाएगा 70,000 के आसपास बच्चे, इस बार न्यू बच्चों का एडमिशन हो चुका है पूरे इंडिया में PW से। कितने? 70,000, 70,000 बच्चों का एडमिशन न्यू सेशन में हो चुका है। और ये अप्रॉक्सीमेटली
1 लाख क्रॉस करने वाला है। इनफैक्ट पटना सेंटर में आपका 15,000 एडमिशन हो चुका है। अभी फेज 1 है, अभी फेज 2 फेज 3 आना बाकी है। ये अप्रॉक्सीमेटली हम लोग का टारगेट 30,000 तक पटना ब्रांच में, 30,000 तक, और ये फेज 3 तक, और फेज 4 का भी प्लानिंग चल रहा है। मतलब आपका जो नीट का बैच आने वाला है वो आपका सितंबर अक्टूबर तक आने वाला है, फेज 3 फेज 4 के अंदर। तो हम लोग का टारगेट है 30,000 बच्चों को पढ़ाना है इस बार पटना पीडब्ल्यू के अंदर, और अक्रॉस पूरे इंडिया में आपका 1 लाख प्लस एडमिशन होने वाला है। और उनके बीच आपका AITS टेस्ट होगा, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होगा। तो 3 तरीके का टेस्ट होगा। तो अभी तो आपका CT लेवल का टेस्ट होने वाला है जो चैप्टर वाइज है, फिर उसके बाद माइल्ड टेस्ट होगा, कंडक्ट करवाया जाएगा, और फिर आपका कुछ और सिलेबस आगे बढ़ेगा तो AITS का टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये तो टेस्ट के बारे में आपको जानकारी दे दिया। और टेस्ट में अटेम्प्ट करना, मतलब टेस्ट में एपियर होना बहुत ज़रूरी है ना। क्लास एपियर करो ना करो, बट नहीं, ये भी ज़रूरी है, और टेस्ट भी ज़रूरी है ना। तो अभी तो स्टार्ट हुआ है, टेस्ट की बातें सर थोड़ा सा आप बाद में करना, क्योंकि अभी तो मैं पढ़ने आया हूँ। और टेस्ट के नाम पे कई बच्चे पहले ही साइड हो जाते हैं कि भाई टेस्ट आ रहा है। ऐसे कितने बच्चे हैं जो टेस्ट के नाम से जिनको डर लगता है, 10th में 9th में जहाँ भी पढ़ रहे होंगे टेस्ट हो रहा होगा ना, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको टेस्ट के नाम से डर लगता है कि टेस्ट आया और गायब हो गए। आप लोग देखते होंगे जहाँ भी आप पढ़ रहे होंगे, अगर आपके क्लास का स्ट्रेंथ 100 स्टूडेंट का है और जिस दिन टेस्ट होना है उस दिन 50% स्ट्रेंथ रह जाता है या उससे कम हो जाता है। तो यहाँ अगर ऐसा गलती करोगे तो आपका भयानक वाला लॉस होने वाला है। ऐसा नहीं कि आपको अगले दिन जवाब देना पड़ेगा या पेनाल्टी देना पड़ेगा, नहीं, आपके कैरियर के लिए भी वो चीज़ लॉस होगा। क्योंकि टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, आपको और कितना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और पहला दिन ही मैंने आपको बताया है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है, एम्स कॉलेज में अपना सीट फिक्स करना है, तो 720 मार्क्स के अंदर टोटल जो है उसमें 680, 650, 680, 700 तक मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। और स्टेट लेवल का कॉलेज में अगर आपका एडमिशन होता है तो उसके लिए भी आपको 650 अप्रॉक्सीमेटली मार्क्स आपको लाना होगा, तब स्टेट लेवल का अच्छा सा कॉलेज मिलेगा। अदरवाइज फिर वही है कि प्राइवेट कॉलेज से अगर आप MBBS करते हो तो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि करोड़ों रुपया लग जाते हैं प्राइवेट कॉलेज से MBBS करने में। तो आई थिंक हमको नहीं लगता है कि भाई आपके गार्जियन अफोर्ड कर पाएंगे, है ना, क्योंकि सारे लोग हम लोग मिडिल क्लास के फैमिली से बिलोंग करते हैं। 1 करोड़ अगर MBBS करने में लगे प्राइवेट कॉलेज से, उसके बाद हम लोग झोला छाप डॉक्टर बन जाएं 1 करोड़ लगाने के बाद, तो भाई ये कहाँ तक जस्टिफाई है, आप खुद सोच लो, है ना। नहीं, आपके सिटी में, आपके गांव में, आपके विलेज में देखते होंगे बिना डिग्री के भी डॉक्टर हैं लोग। कई लोग का प्रैक्टिस करते करते इतना जबरदस्त प्रैक्टिस हो गया है भाई साहब की वो वो घाव से आगे बढ़ ही नहीं पाते। घाव का इलाज अच्छे से कर देंगे, सर दर्द पेट दर्द का इलाज अच्छे से कर देंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा ही हो जाता है कि भाई कान का इलाज करने गए हैं और पेट का इलाज करवा लेते हैं वो। तो अगर वैसा डॉक्टर बनना है तो भाई फिर तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो वो डॉक्टर नहीं कंपाउंडर है। वो प्रैक्टिस करते करते क्या बन चुके हैं, वो डॉक्टर का कोई डिग्री नहीं है। तो भाई आप लोग सब एक सपना, एक ड्रीम लेकर के आए हो कि हमको एम्स कॉलेज जाना है, उसके लिए पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई करना है, सेल्फ स्टडी करना है। जो भी सब्जेक्ट के जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स मैं पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री अभय सर पढ़ा रहे हैं, और बोटनी कौन पढ़ा, बोटनी भी स्टार्ट हुआ है कि नहीं, जूलॉजी मनीषा मैम पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहे हैं? ओके ओके ओके, ठीक है। तो जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं अच्छे से पढ़ना है, जो भी डाउट हो टीचर से बिल्कुल आप क्लियर कर लो। डॉट सेशन का नीचे आपका बीच बीच में डॉट सेशन भी लगेंगे, फिर डॉट रूम भी आपका जेई का अलग है, नीट का अलग है, वहाँ भी जाकर के कोई डाउट होता है तो पूछ सकते हो। अब देखो इतने सारे बच्चे हैं, अगर क्लास में डाउट एक एक का लेना शुरू कर दे तो पूरा क्लास डाउट में ही निकल जाएगा, या हो सकता है कम पड़ जाए क्लास। तो जेन्युइन जो डाउट होगा, जो रिलेवेंट डाउट होंगे टॉपिक से, वो तो मैं लूँगा। बाकी अगर किसी को पर्सनली डाउट करवाना है तो मेरे से भी मिल सकते हैं, या डॉट रूम नीचे है ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ आप
एनी टाइम, किसी भी टाइम जा करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। हम लोग का डॉट फैकल्टी का एक अलग ही टीम है, डाउट क्लियर करने का एक अलग ही टीम है, अलग ही फैकल्टी का टीम है। तो आपको इस चीज़ का टेंशन नहीं लेना है। कभी भी आकर के अपना डाउट, ग्राउंड फ्लोर में डॉट फैकल्टी रूम है, वहाँ जाकर हर डिपार्टमेंट का अलग अलग टीचर हैं और एक साइन लगा हुआ है, जूलॉजी वाले इधर, बोटनी इधर, फिजिक्स केमिस्ट्री, ऐसे करके देखेंगे भी होंगे आप लोग, कई लोग ग्राउंड फ्लोर पे। सर अभी कहाँ, अभी तो क्लासेस स्टार्ट हुआ है, डाउट क्या होगा, पढ़ेंगे तब तो डाउट होगा। अच्छा, डाउट किसको होता है? जो पढ़ाई करता है उसी को तो डाउट होता है, जो पढ़ाई नहीं करेंगे उसको डाउट तो कभी होगा ही नहीं। अब आपको डीपीपीज मिला है, अब डीपीपी सोल्व ही नहीं करोगे तो डाउट कहाँ से होगा? सर मेरे पास कोई डाउट नहीं है, पूछने के लिए कुछ नहीं है। भाई पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अगर पढ़ाई करोगे तो डाउट आएंगे निकल करके। ठीक है, चलो तो ये बातें क्लियर हो गया। अभी क्या है कि अभी आपका बॉयज केवल थे, आज गर्ल्स मर्ज हो गया, तो भाई है ना, ये चीज़ें बताना ज़रूरी होता है और बीच बीच में ये चीज़ें आपका चलता ही रहेगा। पढ़ाई फर्स्ट प्रायोरिटी पे, बाकी बातें बीच बीच में होती रहेंगी, जो भी नेसेसरी बातें हैं। चलो, तो हम लोग का सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था उसमें हम लोग क्या स्टार्ट किए थे? ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए थे। तो एक बार हेडिंग और डाल देते हैं, एक बार पीछे से बताना कि आपको दिख रहा है। एक बार हम चेक कर लेते हैं ना, क्योंकि झूठ भी बोलते हो तुम लोग है। अभी तक तो दिख रहा है भाई, नहीं भाई पीछे आ गए हम, बढ़िया तो दिख रहा है चश्मा। मैं अपना चश्मा दूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा, दिख तो रहा है भाई। अगर जिसको नहीं दिख रहा है वो प्लीज भाई है ना डेंटल के पास मत जाना अब क्योंकि अब यही तो है डॉक्टर, आपको दिख नहीं रहा और डेंटिस्ट के पास चले गए, वो किसका इलाज करेंगे? दांत का। तो जिसको नहीं दिख रहा है, मैं पीछे से कंफर्म हो गया हूँ, चश्मा खोल करके भी देखा हूँ दिख रहा है, चश्मा खोल करके भी देखा हूँ दिख रहा है। तो जिसको अगर नहीं दिख रहा है वो डॉक्टर से कंसर्न कर लें, दिखेगा बराबर है ना। बाकी लोगों को दिख रहा है, पीछे तक दिख रहा है भाई, ये मजाक के टर्म में था बट पीछे रियलिटी ये है कि पीछे जाकर के मैंने देखा है, दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, ये टॉपिक जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये इसके बारे में आप लोग 10th क्लास में पढ़ करके आए हो सारे लोग, बट फिर भी पढ़ाना जरूरी है क्योंकि इसके अंदर कई सारी चीजें ऐसे होंगे, कई सारी फॉर्मूला ऐसे आएंगे जो क्लास 11th के अंदर आता है, 10th के अंदर नहीं आता है। अच्छा, ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था एंगल से। किससे स्टार्ट हुआ था? एंगल से। तो मैं फटाफट रिवाइज करवा देता हूं। एंगल्स का डेफिनेशन हमने बताया था, एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल का डेफिनेशन बताया था, अरे फॉर्मूला नहीं पूछ रहे भाई साहब, मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूं। अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एज एंगल, या इट टेल्स अबाउट द चेंज इन डायरेक्शन। लिख दे दोबारा क्या? चलो, तो एंगल का डेफिनेशन, दो डेफिनेशन हमने दिया था। द अमाउंट ऑफ, बातें नहीं, द अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एज एंगल्स। और दूसरा डेफिनेशन हमने दिया था बच्चों, इसी को हमने बोला था कि एंगल हमें क्या सेंस देता है? चेंज इन डायरेक्शन का सेंस देता है, यानी चेंज इन डायरेक्शन बताता है। इसको हमने डिटेल में समझाया था। इट टेल्स अबाउट द चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन। और हमने बताया था कि मान लेते हैं ये ओरिजिन है और अभी मैं ए पॉइंट पे हूं, ए पॉइंट पे कोई पार्टिकल ए पॉइंट पे है, कोई पार्टिकल ए पॉइंट पे है, ओके, कोई पार्टिकल अभी ए पॉइंट पे है और ये अपना डायरेक्शन चेंज करके बी पॉइंट पे आ गया, इस पे आ गया, बी पॉइंट पे आ गया। तो कितना चेंज इन डायरेक्शन हुआ? जितना चेंज इन डायरेक्शन हुआ वही तो हमारा क्या होता है? एंगल होता है। क्या होता है? एंगल होता है। अभी कोई पार्टिकल इनिशियली ए पॉइंट पे था, अपना डायरेक्शन, अपना पोजीशन चेंज करके बी पॉइंट पे आ गया,
तो कितना अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ, जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ उसी को क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। और इस लाइन को हमने क्या नाम दिया था, याद करना, इनिशियल लाइन हमने नाम दिया था। क्या दिया था, इनिशियल लाइन, हाँ इनिशियल लाइन। और ऊपर वाले को क्या बोला था, टर्मिनल लाइन। यस, अच्छा बातें जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है, पक्का 100%? बिल्कुल, या झूठ मूठ बोल रहे हो? नहीं टीचर, हाँ झूठ बोल रहे हो ना? हाँ, अभी पढ़ाए क्या है जो पूछे, चलो पूछेंगे पूछेंगे, हड़बड़ाओ नहीं बेटा, आप पूछेंगे, ठीक है। तो ये उनके लिए है, गर्ल्स के लिए स्पेशली, क्योंकि उस दिन मेरे बैच में आए नहीं थे। अच्छा उस दिन तो कोई ना कोई टीचर पढ़ाए होंगे ना आपको, फिजिक्स तुषार सर पढ़ाए थे, ओके चलिए कोई बात नहीं। तो आज से आपका टीचर हम हो गए, ठीक है। चलो, मे भी हो सकता है तुषार सर भी हो जाए, क्योंकि हो सकता है ये बैच बाद में स्प्लिट हो जाए, है ना। हाँ, अच्छा इन लोग से क्या प्रॉब्लम है? अच्छा ठीक है, एक बात बता देते हैं, एक बात बता देते हैं, सारे टीचर वेल एंड गुड है यहाँ पे, तभी वो पीडब्ल्यू में है, अदरवाइज नहीं होते। बात समझ में आ रहा है? तो एक भी टीचर ऐसे नहीं है जिनका आपको पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आएगा, सारे टीचर वेल एंड गुड है, सब अच्छे जगह पढ़ा रहे थे, यहाँ आए हैं, इस बात का आप ख्याल रखना, ठीक है। चलो यहाँ देखो, अब अब अपने बारे में ज़्यादा बड़ाई नहीं करेंगे, चलो यहाँ देखो, तो ये इनिशियल लाइन हो गया और ये टर्मिनल लाइन हो गया, और जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन है वो अमाउंट ऑफ रोटेशन ही हमारा क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। और एंगल का जो बेसिक फॉर्मूला है बच्चों, वो हमने आपको बताया था, एंगल इज इक्वल टू व्हाट, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर है? यहां पे एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया था, याद करो, ये हमारा सर्कल का सेंटर है और ये हमारा सर्कल का रेडियस है। अभी कोई पॉइंट ए पोजीशन पे है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम करके बी पॉइंट पे आ गया, तो जितना रोटेशन इनमें हुआ है वही हमारा क्या है, एंगल है। और इस वाले लेंथ को आपने आर्क का नाम दिया था, और ये हमारा रेडियस है, तो एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर को अगर मैं एल से रिप्रेजेंट करूं, रेडियस को आर से, तो एल अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। क्लियर है? चलिए, तो कॉपी करना है तो फटाफट कॉपी कर लीजिए आप, बाकी जिनका लिखा हुआ है देखो, मैं पीटता भी हूं, तो बातें नहीं करना है, सब पीटोगे पीटेंगे भी, ठीक है। हालांकि ये मजाक था, पीटेंगे नहीं, इंसल्ट इतना करेंगे कि आप शर्म से हल्ला नहीं करोगे, बातें नहीं करोगे। क्योंकि जब आप बड़े हो जाते हो ना, तो मार से ज्यादा किसका असर होता है, किसका होता है, बात का, डांट का, है ना। बाकी पिटाना तो आप पापा मम्मी से पिटाते ही होंगे, है ना। अब यहाँ भी क्लास में आकर के पिटाओगे तो भाई अच्छा नहीं लगेगा। चलिए, इसके बाद हमने आपको बताया था कि एंगल को कितने तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो एंगल को हम दो तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं, रेडियन में और डिग्री में। हालांकि एक और सिस्टम होता है जिसको सेक्साडेसिमल सिस्टम बोलते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट है, एक हमारा रेडियन और दूसरा हमारा डिग्री। तो राइट डाउन द हेडिंग, यूनिट्स ऑफ रेडियन, यूनिट्स ऑफ रेडियन, सॉरी यूनिट्स ऑफ एंगल, यूनिट्स ऑफ एंगल। तो कितने यूनिट होते हैं एंगल के? तो हमने बताया था तीन टाइप के यूनिट्स होते हैं एंगल को रिप्रेजेंट करने का, एंगल को मेजरमेंट करने का। एक हमारा किस में होता है, रेडियन में, दूसरा हमारा डिग्री में, और तीसरा हमारा सेक्साडेसिमल में। किस में? सेक्साडेसिमल सिस्टम में, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपके लिए यही दो है, हालांकि हम इसको भी बता देंगे कि क्या होता है, कभी कभी यूज हो जाता है,
तो ये हमारा रेडियन इंपॉर्टेंट है, हमारा डिग्री इंपॉर्टेंट है, और सेक्साडेसिमल सिस्टम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखो रेडियन एसआई यूनिट था, मैंने बताया था, और डिग्री हमारा प्रैक्टिकल यूनिट होता है। एंगल का एसआई यूनिट हमारा क्या होता है, रेडियन होता है। एंगल का एसआई यूनिट रेडियन होता है, सो रेडियन इज अ एसआई यूनिट। थोड़ा बहुत तो जानते हो ना यूनिट के बारे में। और डिग्री हमारा प्रैक्टिकल यूनिट होता है। अब देखो एसआई यूनिट क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, ये सब बातें फिजिक्स का जब पहला चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन, उसमें आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा कि प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है। बट एसआई यूनिट तो आपने 10th में भी पढ़ करके आए हो ना। जैसे फोर्स का एसआई यूनिट क्या बोलते हो आप लोग, न्यूटन बोलते हो ना। वर्क का क्या बोलते हो, जूल, है ना। पावर का क्या बोलते हो, वॉट। वैसे ही हमारा एंगल का एसआई यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। प्रैक्टिकल यूनिट अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपने 10th में पढ़ा नहीं है, और ये चैप्टर आगे आएगा। बेसिक मैथ्स जब कंप्लीट होगा उसके बाद वेक्टर स्टार्ट होगा। स्केड्यूल बता देते हैं हम आपको। बेसिक मैथ के जितने भी टॉपिक का नाम बताया, वो सारे टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हमारा वेक्टर स्टार्ट होगा। वेक्टर के बाद आपका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन, ठीक है। चलो, अब हमने आपको पिछले भी क्लासेस में बताया था कि रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें और डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें। ऐसे आपने देखा होगा, आपके डीपीपीज में भी क्वेश्चन है, देखे हो या नहीं, या जो मिला उसको भाई मोड़ करके और घर पे रख दिए। डीपीपीज नहीं मिला है, मिला है ना, मिला है, ओके ओके, ठीक है ठीक है। नहीं मिला है आपको, मैं डिस्ट्रीब्यूट करवा दूंगा, टेंशन उस चीज़ का मत लो। तो हाँ, वेलकम, ठीक है। चलो, तो ये एसी नहीं चल रहा है क्या, ऑफ करवाए हो तो गर्मी लग रहा है। फैन ये वाला ऑन कर देता हूँ थोड़ा सा। वो भी हो गया ऑन, नहीं हो तो बंद हो गया, बंद हो गया भाई। चलो ठीक है। तो हमने पिछले क्लासेस में आपको डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना सिखा दिया था ना। थोड़ा सा फटाफट एग्जाम्पल दे देते हैं, जो नहीं आए थे फर्स्ट क्लास मेरा, वो आप समझ लीजिए, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपको लेट सपोज 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 30 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये कहाँ से आया था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक रिलेशन होता है डिग्री और रेडियन में, बताया था ना। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन पढ़ाया था आपको पिछले क्लासेस में। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, उसमें हमने क्या बताया था, बताओ। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने ये भी बताया था कि डिग्री को हम लोग ऊपर में 0 लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं, और रेडियन को छोटा सा c लगा करके। तो ये रेडियन में है और ये हमारा किस में है, डिग्री में है ना। चलिए, तो यहीं से ये रिलेशन आया था, क्योंकि यहां से अगर मैं बात करूं 1 डिग्री इज इक्वल टू, सिंस पाई रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन आया था ना। तो अगर आपको जितने भी डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, उसमें क्या कर देना है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर 30 डिग्री को अगर आपको रेडियन में चेंज करना है, तो 30 में कितना मल्टीप्लाई करोगे, पाई बाई 180। तो ये कितना बार में कटा, तो कितने रेडियन के बराबर आ गया, तो 30 डिग्री पाई बाई 6 रेडियन के इक्वल आ गया। एक और एग्जांपल आपको हम देते हैं, अगर आपको 45 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो कैसे बदलोगे बताओ। 45 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 45 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना बार में कटा, 4 बार में, पाई बाई 4। वैसे अगर मैं 90 डिग्री या 60 डिग्री को अगर चेंज करना है रेडियन में, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180, दैट इज पाई बाई 3। कितना आएगा, पाई बाई 3 आएगा। समझ में आ गया।
चलिए इसी तरह नोट करना है। अच्छा होमवर्क मिला था, ओके। बाकी बॉयज लोग तो सारे लोग अटेंड किए थे ना मेरा क्लास, या ठीक है? नहीं मतलब पहले ही क्लास से एब्सेंट होना शुरू हो गए तो 152 MB में, ठीक है आगे बढ़े इसको। अब अगर हमें रेडियन से डिग्री में बदलना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है, बताए थे ना। अगर हमें रेडियन जैसे पाई/6 को हमें चेंज करना है डिग्री में, ये रेडियन में दिया है ना, एंगल जब रेडियन में दिया हो तो कैसे पता चलता है? पाई लगा होता है, क्या लगा होता है? पाई। और यहां पर पाई का वैल्यू 22/7 नहीं रखना है, मैंने उस दिन भी बताया था। जब भी एंगल आप रेडियन में मेजर कर रहे हो तो पाई की जगह 180 डिग्री रखोगे, ना कि पाई की जगह आप 22/7 रखोगे, ये हमने उस दिन भी बताया था। तो पाई/6 को कन्वर्ट करना है डिग्री में, क्योंकि ये रेडियन में दिया है। किस में दिया है? तो इसमें क्या करते हैं, पाई/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से। डिग्री से रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई/180 से, और रेडियन से डिग्री में चेंज करेंगे तो 180 अपॉन पाई से। अच्छा ये कहां से आया? तो ये रिलेशन से आया, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंस पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। तो अगर आपको रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई। हाँ पीछे कुछ पूछ रहे थे क्या? बोल रहे थे? अच्छा बोलना नहीं है, बोलने का काम केवल हम करेंगे। पैसा दिए वो बोलने के लिए, बुलवाने के लिए, सर 1-1 रुपया वसूल लेंगे जितना फी दिए हैं। तो आपको बोलना नहीं है, बोलने का काम मेरा है। आप तभी बोलोगे जब आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो ये पाई/6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपॉन पाई से, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना बार में कटा, यानी पाई/6 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल हो गया। तो ये चीजें हमने बता दिया है ऑलरेडी अभी तक जो भी डिस्कस हुआ। अच्छा एक चीज और बताया था पिछले क्लास में, और साइन स्कीम बताया था, साइन कन्वेंशन ऑफ एंगल बताया था आप लोग को, साइन कन्वेंशन बताया था ना। चलो जो लोग नहीं थे उस दिन, दोबारा मैं उसके लिए बता देता हूं। सो राइट डाउन द हेडिंग साइन कन्वेंशन ऑफ एंगल। साइन कन्वेंशन ऑफ एंगल। अच्छा आप लोग को पिछले क्लासेस में भी बताया था कि साइन कन्वेंशन कहां आता है, जहां डायरेक्शन आता है बताए थे, और एंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। क्योंकि एंगल डायरेक्शन को बताता है, चेंज इन डायरेक्शन को बताता है, तो एंगल में क्या आ गया, चेंज इन डायरेक्शन। और जहां डायरेक्शन आएगा वहां साइन स्कीम आएगा, और जहां साइन स्कीम आएगा वहां इधर पॉजिटिव आएगा और निगेटिव आएगा। सो एंगल चेंज इन डायरेक्शन के सेंस देते हैं, एंगल चेंज इन डायरेक्शन को बताता है। इसका मतलब एंगल के अंदर डायरेक्शन है, इसलिए जहां डायरेक्शन है वहां साइन कन्वेंशन आएगा। इसका मतलब साइन कन्वेंशन के अंदर दो ही चीजें, या तो एंगल पॉजिटिव होंगे या एंगल निगेटिव होगा। यानी या तो एंगल पॉजिटिव होगा या फिर एंगल क्या होगा, निगेटिव में होगा। एंगल कब पॉजिटिव होगा, जब हम लोग एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे। किस में मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे। जब हम लोग एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो एंगल ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और जब हम लोग एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो एंगल हमेशा नेगेटिव होगा। अब इसको समझाने के लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा इनिशियल लाइन हो गया और ये हमारा टर्मिनल लाइन हो गया, ठीक है। ये इनिशियल लाइन और ये टर्मिनल लाइन। तो एंगल हम लोग कौन से डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मेजर हुआ ना, क्योंकि एंगल हमेशा इनिशियल से टर्मिनल की ओर मेजर करते हैं। तो ये हमारा इनिशियल लाइन है और ये हमारा इनिशियल लाइन है और ये हमारा टर्मिनल लाइन है, और एंगल हमेशा मेजर होगा इनिशियल से
टर्मिनल, तो इनिशियल से टर्मिनल किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या है, घड़ी के सुई के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर हो रहा है ना, और जब जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होता है तब तब एंगल पॉजिटिव होता है। बात क्लियर हो गया। जैसे सपोज ये एंगल, एग्जांपल के लिए ये एंगल 30 डिग्री अगर आया है तो प्लस 30 डिग्री होगा पॉजिटिव में। अब एक और मैं इनिशियल लाइन ये ले रहा हूं और इस बार मैं टर्मिनल लाइन ये ले लिया। ओके, तो दिस इज इनिशियल लाइन एंड दिस इज टर्मिनल लाइन। अब एंगल हमेशा इनिशियल से टर्मिनल में मेजर होगा, तो एंगल हमारा इनिशियल से टर्मिनल में मेजर हो रहा है किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। तो यहां जो एंगल होगा ये नेगेटिव होगा। अगर सपोज दैट ये एंगल 30 डिग्री है तो कितना लिखेंगे, -30 डिग्री। सो यही साइन कन्वेंशन होता है एंगल का, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करोगे तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करोगे तो नेगेटिव। जस्ट सिंपल है। यहां तक आई थिंक बातें हो चुका है। अब डेली इतना रिवीजन नहीं करवाएंगे क्योंकि आज बैच मर्ज हुआ था इसलिए करवा दिए। ओके ठीक है, अब आगे बात करें। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो कॉपी करना है कॉपी कर लो। समझ में आ रहा है ना। आज ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होगा, ठीक है। कल से स्टार्ट होगा हमारा फंक्शन। क्या स्टार्ट होगा, फंक्शन। आगे बढ़े, बढ़े आगे। अब देखो थोड़ी सी बातें, देखो रेडियन की बातें कर लिए हम लोग, डिग्री की बातें कर लिए। अब थोड़ा सा तीसरा जो सिस्टम है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है बट कभी कभी आपका यूज होगा, जैसे आपका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर में ही यूज हो जाएगा, यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में हेक्साडेसिमल वाले सिस्टम का, तो थोड़ा सा जानकारी देना बनता है भाई। तो राइट ऑन द हेडिंग हेक्साडेसिमल सिस्टम। ऑफ एंगल। हेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ एंगल दिख रहा है पीछे तक। अब देखो ये बड़ा आउटडेटेड सिस्टम है, इसका यूज आज के डेट में तकरीबन बंद है, नहीं यूज होता है। पूरे फिजिक्स में इक्का दुक्का जगह पे आपको दिखाई देंगे, बट अब एक जगह भी आ रहा है तो बताना तो पड़ेगा ना। चलो तो देखो ये क्या है ये समझो, है ना। चलो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना, एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। चलो थोड़ा सा बड़ा सर्कल ड्रॉ करता हूं ताकि पीछे तक दिखे, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर हो गया, ये सर्कल का क्या हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं कि इस सर्कल को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। कितने इक्वल पार्ट में, 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। कैसे डिवाइड होगा, ऐसे ही तो डिवाइड होगा ना, ऐसे ही तो डिवाइड होगा 360 इक्वल पार्ट्स के अंदर। मतलब 360, अब ऐसे मत करना कि सर दिखाओ मेरे को डिवाइड करके 360 इक्वल पार्ट, तो 1 घंटा लग जाएगा, है ना। बस समझाने के लिए, है ना, समझाने के लिए मैं आपको 2-4 पार्ट में इसको डिवाइड कर देता हूं समझाने के लिए, और लिख देंगे कि भाई ये कितने पार्ट्स हो गए, 360 पार्ट्स हो गए, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे पार्ट्स हो जाएंगे इनके, लेकिन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। किस में डिवाइड करना है, इक्वल पार्ट्स में। अच्छा ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये डायमीटर ही तो होता है ना, मतलब हमको आता है ना। तो मान लेते हैं कि ये 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। हालांकि हुआ नहीं, अब कितना लोग चैलेंज कर देगा हमको, सर दिखाओ काउंट करके कितना इक्वल 360 मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 360 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया।
क्लियर है? 360 इक्वल पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब क्या करता हूं, एक पार्ट्स को बाहर करके दिखाता हूं, मतलब एक पार्ट को मैं बाहर निकाल रहा हूं, एक पार्ट को मैं बाहर निकाल दिया। तो लेट्स सपोज मैंने एक पार्ट को बाहर निकाल दिया। आप ये बताओ बच्चों कि अगर पूरा सर्किल होता तो 360 डिग्री होता। 360 डिग्री को 360 से डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट कितने डिग्री का? 1 डिग्री का। ये समझते हो ना? टोटल सर्कल 360 डिग्री का, हमने 360 डिग्री को 360 से डिवाइड किया तो एक पार्ट, एक डिवीजन कितने डिग्री का? तो एक डिवीजन कितने डिग्री का? 1 डिग्री का। कितने डिग्री का? 1 डिग्री का। अब इमेजिन करो कि ये एक पार्ट को फिर से 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहले मैंने एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर एक पार्ट को मैंने बाहर निकाला, उस एक पार्ट को फिर से 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने इक्वल पार्ट्स में? 60 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया, 60 इक्वल पार्ट्स में। तो अब ऐसे ही तो 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। अरे बोलो। अब एज्यूम कर लिए कि ये 60 इक्वल पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। कितने इक्वल पार्ट्स में? यहां पे ये 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। क्लियर है? कितने? 60। अब बताओ, जब एक सर्कल को मैंने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक पार्ट 1 डिग्री का, एक पार्ट 1 डिग्री का। अब एक पार्ट को मैंने 60 इक्वल डिवाइड किया, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो बताओ अब इसका एक पार्ट को मैं बाहर निकाल रहा हूं, इसके एक पार्ट को मैं बाहर निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना। अब इसके एक पार्ट को मैं बाहर निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना। अब इसके एक पार्ट को मैंने बाहर निकाल दिया इस तरीके से। ओके, अब बताओ कि इसका एक पार्ट कितने डिग्री के बराबर होगा? 1/60। ऐसे नहीं बोलेंगे, यहां 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर हो गया। कितने मिनट के बराबर? 60 मिनट्स के बराबर हो गया। यानी 1 डिग्री को जब 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 1/60 डिग्री नहीं लिखेंगे, उसी चीज को डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 60 मिनट्स। और मिनट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर थोड़ा सा डैश लगा करके, एक सिंगल डैश लगा करके। तो हमारा ये हो गया। यही चीज हमको सेक्साडेसिमल सिस्टम में समझाना था। सेक्साडेसिमल सिस्टम में 1 डिग्री 60 मिनट्स के इक्वल होता है, 1 डिग्री 60 मिनट्स का इक्वल होता है। तो हमेशा याद रखना, सेक्साडेसिमल सिस्टम में 1 डिग्री 60 मिनट्स के इक्वल होते हैं। कितने? मैं यहां भी लिख देता हूं दोबारा। सेक्साडेसिमल सिस्टम में 1 डिग्री कितने मिनट्स के बराबर होते हैं? तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1 डिग्री कितने मिनट्स के बराबर होते हैं तो क्या बोलोगे? 60 मिनट्स के बराबर। और बाकी ये चीज तो आपको समझ में आया। अब क्या कर रहे हैं, अब इसके 60 मिनट्स को, मतलब इसके अब एक पार्ट को, इसके एक पार्ट को मैंने यहां लिया। अब ये कितना हो गया? ये 60 मिनट्स हो गया ना। इसका एक पार्ट कितना हो गया? 60 मिनट्स। बोलो हाँ या ना। अब इसके एक पार्ट को फिर से 60 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करेंगे तो फिर यहां से 1 मिनट बनेगा। 1 मिनट कितने सेकंड के बराबर? 60 सेकंड के बराबर। और सेकंड को डबल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 60 सेकंड के बराबर हो गया। यानी 1 मिनट कितने सेकंड के बराबर? 60 सेकंड के बराबर। तो सर ये तो होता ही है ना, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो देखो सेक्साडेसिमल में 2 बातें याद रखना है। 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर? और ये बात तो आपको बचपन से सिखाया जाता है। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। सो राइट ऑन द हेडिंग सेक्साडेसिमल सिस्टम कंप्लीट हो गया। मतलब ये उतार लो, कॉपी कर लो, सेक्साडेसिमल सिस्टम कंप्लीट। किसी को पूछना है इसके अंदर कुछ भी? क्लियर है सब कुछ? क्या याद रखना है? बस एक चीज याद रख लो, सेक्साडेसिमल सिस्टम में 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर। बस कहानी खत्म।
आपका क्लास 11:55 तक कितना 10:55 तक होता है ना? बाकी ये सारा नोट्स और रिकॉर्डेड लेक्चर आपके PW ऐप पे जाना शुरू हो जाएगा। अभी नहीं जा रहा है, 1-2 दिन में जाना शुरू हो जाएगा। मैं बात करूंगा कि क्यों नहीं जा रहा है ना, मैं बात करूंगा। आगे बढ़े, पीछे दिखाई दे रहा है? नहीं, ठीक। पीछे बेंच पे 2 बच्चे बात कर रहे हैं, तो दोनों बच्चे भाई शांत हो जाए, नहीं तो बाहर हो जाओगे आप। क्योंकि आप जैसा बिहेव करोगे मैं आपके लिए वैसा ही बिहेव करूंगा। अगर आप अच्छे से रहोगे मैं भी अच्छा बिहेव करूंगा क्लास में, है ना? प्यार से पढ़ना है, प्यार से पढ़ाना है। अगर आप बदमाशी करोगे तो भाई मैं भी फिर बदमाशी करूंगा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, चलिए। अब देखो यहाँ से, अब जो भी आने वाला है 10 से 15 मिनट बिल्कुल क्लास 10th का डिक्टो यहाँ चलेगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं है हमको, क्योंकि सारी बातें आपको पता है। तो बेसिकली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ते हैं? बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? अगर मैं आपसे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पूछूं, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, या ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन किस तरीके से आप करोगे, ये बताओ। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? हाँ, दैट डील्स विथ एंगल, ये सफिशियंट राइट एंगल ट्राइंगल। केवल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल से ही डील करते हैं या उसके साइड से भी डील करते हैं? साइड से। तो ये चीज़ तो छोड़ दिया ना आपने, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, अच्छा अटेम्प्ट था। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो लिख देता हूं मैं, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the relation between angle and sides of right angle triangle। यही है ट्रिग्नोमेट्री। It is the branch of mathematics which deals with the relation between angles and side of right angle triangle। ठीक है, चलो। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं? एक राइट एंगल ट्राइंगल। चलो, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसा ही होता है ना, या कुछ गलत बना दिए? ऐसा ही होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री होता है, बाकी रिमेनिंग दोनों एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। क्योंकि ट्राइंगल का प्रॉपर्टीज है भाई, ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं और तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो हमारा 90 डिग्री होता है, बाकी इन दोनों एंगल का सम कितने कितने डिग्री के बराबर होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर। तो इसको अगर मैं थीटा लिख दूं तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, होगा ना? ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए,
अब कुछ बातें जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनियस होता है। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जिसको P से रिप्रेजेंट किया करेंगे, और ये हमारा बेस होता है जिसको B से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमारा हाइपोटेनियस होता है जिसको H से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? H से। क्लियर है? एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर, फिर ये बेस हो गया, और फिर ये आपका क्या हो गया? हाइपोटेनियस। अगर मैं क्या करता हूं, एंगल को थोड़ा सा चेंज करता हूं, एंगल को चलो थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ये 90 डिग्री हो गया। क्लियर है? अब मैं इस एंगल के अबाउट बात करता हूं, तो फिर इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस और ये हमारा हाइपोटेनियस। अब कई बच्चे यहां गड़बड़ करते हैं कि एकदम रट्टा मार लेते हैं कि भाई ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस। बट बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज भी होते हैं एंगल के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? जब आप इस एंगल की बात कर रहे हो, इस एंगल के रिस्पेक्ट में जब आप बात कर रहे हो, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया। क्लियर है? और ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनियस। फिक्स होते हैं, ये चेंज नहीं होता है। इंटरचेंज कौन होते हैं? बेस और परपेंडिकुलर। अब मैं अगर एंगल दूसरा, ये एंगल के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो गया, ये हमारा बेस हो गया, और ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। बोलो क्लियर है ये चीजें? अब ट्रिग्नोमेट्री क्या बताता है भाई? ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जो किसके किसके बीच रिलेशन देता है? राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल और इनके साइड्स के बीच रिलेशन देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलो, अब देखो, जब राइट एंगल ट्राइंगल की बातें होती हैं बच्चों, और जब ट्रिग्नोमेट्री की बातें होती हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री, अभी अभी हमने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जो हमें रिलेशन देता है राइट एंगल ट्राइंगल के साइड और उनके एंगल्स के बीच। अब देखो, राइट एंगल ट्राइंगल के साइड और उनके एंगल के बीच जो रिलेशन देता है ना, उसको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। सो राइट डाउन द हेडिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अच्छा, शॉर्ट में इसको लिखा करेंगे टी रेशियोज, तो समझ जाओगे ना। दिख रहा है? हाँ, कौन सर बोला बताओ? दिख रहा है? ऐसे पीछे का बेंच भी तो हाइट अच्छा है ना, क्या नहीं है? फॉन्ट साइज वैसे नहीं होता है, हम जितना बड़ा लिखेंगे उतना बड़ा लिखाएगा। अच्छा, ये विड्थ बढ़ा दे, ठीक है। बाकी मजा आ रहा है पढ़ने में, मन लग रहा है बस। बाकी थोड़ा नहीं दिख रहा है तो मैनेज कर लो। हाँ, ये एसी बंद नहीं है? अरे यार, और रिमोट कहाँ है? अब रिमोट लेके गए भाई, अब जाने आने में 10 मिनट लगेंगे, तो थोड़ा सा आप देख लो। फैन ऑन नहीं है ना? मतलब फैन बंद है ना? चलो, तो राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स और उनके एंगल्स के बीच रिलेशन देने का काम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज करते हैं। क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। और ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। आपने सुना होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ठीक है, चलो, तो फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया।
और ये एंगल, चलो इस एंगल के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं, ये एंगल हमारा थीटा हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो ऐसे कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो रिलेशन देते हैं साइड्स और एंगल के बारे में? 6। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ओके, और कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है। चलिए, तो आप सब जानते हो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस P बाई H, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनियस, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जानते हो ना। अब देखो बाकी इसी का ये रेसिप्रोकल है, टैन का रेसिप्रोकल कॉट। 1 सेकेंड, इसको अब देखो टैन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा, मतलब बेस ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, सो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, मतलब हाइपोटेनियस ऊपर गया और बेस नीचे आया। और साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, मतलब हाइपोटेनियस ऊपर गया और परपेंडिकुलर नीचे आ गया। सो राइट डाउन दिस फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला हमेशा काम देगा, ऐसा नहीं है, पूरे फिजिक्स में काम देगा। समझ में आ रहा है? और ये आपको पता भी है, ठीक है। चलो, अब सोचो अगर ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज नहीं होते तो क्या राइट एंगल ट्राइंगल के साइड और एंगल के बीच कभी रिलेशन मिल पाता? नहीं मिल पाता। तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ही हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स और एंगल के बीच क्या दे रहा है? रिलेशन दे रहा है, ठीक है। बाकी अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो जाएंगे, तो उसके हिसाब से वो आप देख लेना, है ना। अब इसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीजें आपको आती है ना। आगे बढ़े, चलो अब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो राइट ऑन द हेडिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। अब देखो बच्चों, मैथमेटिशियन या जो भी गणितज्ञ रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री को डिजाइन किए होंगे, अब ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बनाने के बाद उन्होंने इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया और तरह तरह का चीजें इसके साथ किया, मतलब तरह तरह का कैलकुलेशंस किया, एक्सपेरिमेंट किया, कैलकुलेशंस किए और कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाल करके सामने दिखाए। तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मतलब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जस्ट लाइक आप बोल सकते हो फॉर्मूला। क्या बोल सकते हो? फॉर्मूला। यानी जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आए उनमें आपस में रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मतलब जो हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक और कॉट, इनके आपस में रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। उसमें सबसे पहला आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बोलो क्लियर है? अब यहां से बहुत सारे रिजल्ट आप निकाल सकते हो। क्या बताना है उसको? हाँ, बहुत सारे रिजल्ट आप यहां से निकाल सकते हो। जैसे आप चाहो तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट उधर भी लेके जा सकते हो, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर मैं इसी में सेकंड, तो ये क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसमें भी आप कई सारे फॉर्मूला और निकाल सकते हो। जैसे आप सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, वो तो कर लोगे ना आप लोग क्योंकि आपने पढ़ के आए हो, है ना। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां भी आप कई सारे फॉर्मूला आप यहां से निकाल सकते हो, ये बताने की जरूरत आई थिंक नहीं है, ठीक है। चलिए, ओके।
बाकी रेसिप्रोकल फॉर्मूला तो आपको पता ही है, अभी अभी आपको रेसिप्रोकल यहाँ भी हमने बताया। रेसिप्रोकल फॉर्मूला क्या है, हम क्या लिख सकते हैं, हम कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिख दो, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, हाँ, वन अपॉन कॉसेक थीटा। दूसरा हम टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं ना। और हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कॉस थीटा को वन अपॉन सेक थीटा। बोलो क्लियर है। अच्छा, हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो इसका रिजल्ट कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा विल गेट कैंसिल आउट, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1। तो ऐसे ही मैं अगर बात कर लूं कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होगा, 1 होगा। बोलो हाँ या ना। वैसे ही मैं अगर बात करूं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होगा, 1 के बराबर। ये रिजल्ट आपको पहले से भी पता है। आगे बढ़े। हाँ, टेन इंटू कॉट इज इक्वल टू, ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब, अच्छा ये सब बताना जरूरी है क्या कि भाई एंगल का जो आप टेबल देखते हो 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री है ना, आपने 90 डिग्री तक पढ़ के आए हो ना। हाँ, एक फटाफट ड्रॉ कर देते हैं, फटाफट जल्दी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो राइट ऑन द हेडिंग वैल्यू ऑफ सम important angle, value of some important angle, okay, value of some important angle। तो फटाफट एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं। तीन वैल्यू, तीन का ही वैल्यू बताते हैं, बाकी तो सबका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। साइन कॉस टेन का बताते हैं, बाकी उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। चलो चलो अब यहां देखो, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ओके। और इधर मैं ले रहा हूं 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, अच्छा 0 डिग्री भी है यार, 1 सेकेंड। जीरो डिग्री 30 डिग्री 45 60 90, आप लोग 90 तक शायद पढ़ के आए हो ना। अब 90 के बाद जो हम लोग लेते हैं वो 120 लेते हैं, 120 के बाद 135, 135 के बाद 150 और 150 के बाद 180। तो एक लाइन और ले लेते हैं।
180। चलिए 90 तक तो सारा वैल्यू आपको याद है ना। हम सबका नहीं लेंगे, हम साइन का लेंगे, कॉस का लेंगे और टेन का। और लोग अपने अपने तरीके से याद भी रखे होंगे शॉर्ट ट्रिक वगैरह बना करके, है ना। चलो तो हम फटाफट लेते हैं। साइन 0 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 1। अब इसी का उल्टा करना शुरू कर देते हो। कॉस 0, कॉस 30, मतलब इसका उल्टा 1/√2, 1/2 और 0। अब tan थीटा दोनों को डिवाइड करके, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अरे बोलो हाँ है ना, ये फॉर्मूला भी आपको मतलब बताना भूल गए थे, बट आप जानते हो पहले से। तो साइन थीटा इज व्हाट, अरे 0। साइन tan थीटा इज व्हाट, tan थीटा इज इक्वल टू, हाँ, तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये जानते हो ना। चलिए हमको बताते रहना बीच बीच में, ठीक है। चलो tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 1/√3, और ये 1 1, और ये √3। अब ये बताओ tan 90 इनफाइनाइट अनडिफाइंड। tan 90 जो लोग इनफाइनाइट बोलते हो, दिस इज अ ब्लंडर मिस्टेक, दिस इज अ ब्लंडर मिस्टेक। बहुत बड़ा गलती करते हो अगर आप इनफाइनाइट बोलते हो। पता है इनफाइनाइट एक वैल्यू है, tan 90 का कभी कोई वैल्यू नहीं निकलता है। अगर आप इनफाइनाइट बोल रहे हो तो इनफाइनाइट भी एक वैल्यू है। tan 90 अनडिफाइन, नॉट डिफाइन। अरे बोलो हाँ है ना। तो ये tan 90 अनडिफाइन होगा और इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इन्फिनिटिव वाला सिंबल आप नहीं दोगे, ये गलत तरीका है। अरे बोलो हाँ है ना। अनडिफाइन होता है, लिख देते हैं यहाँ पर। ये क्या है, ये अनडिफाइन मतलब नॉट डिफाइन। आप इनफाइनाइट बोलते हो, गलत है ये, ठीक है। तो ये चीज को आप ठीक कर लो। अब यहां देख लो, बाकी तो ये चीजें पता है ना। अब बाकी यहां से देखो, ध्यान से देखना यहां से। अब यहां से वैल्यू को याद रखने का ट्रिक बताते हैं। अब 90 वाले को कॉमन कर लो, 90 वाले को रिफरेंस ले लो। क्या ले लो, रिफरेंस। इसको मैं 90 वाले को रिफरेंस बना देता हूं, इसको रिफरेंस में ले लेता हूं, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे साइन 120 का वैल्यू निकालना है तो आप ऐसे सोचो, ऐसे सोचो कि 90 से कितना आगे ये है 30, और ये 90 से 60 कितना आगे है, पीछे है ये 30। इसका मतलब साइन में जो 60 का वैल्यू होगा वही वैल्यू साइन में 120 का होगा। मतलब इसको आप मिरर मान लो और उसका रिफ्लेक्शन ले लो, तो इसका क्या हो जाएगा, √3/2। बोलो क्लियर है। अब देखो 90 से 135 कितना दूर है, 45, और 90 से ये भी कितना पीछे है, 45। इसका मतलब 135 का वैल्यू 45 के इक्वल होगा और 45 का वैल्यू 1/√2। बोलो क्लियर है, आ रहा है बात समझ में। अब देखो 90 से 150 कितना दूर है, 60, और इधर से 90 से ये कितना पीछे है, 60। इसका मतलब साइन में जो 30 डिग्री का वैल्यू होगा वही साइन 150 का भी वैल्यू होगा, कितना। और अब बताओ 180 कितना, 0 के बराबर। अब इसमें भी वही करना है, डायरेक्ट बताओ 1/2, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। बट यहां ध्यान रखना, यहां माइनस साइन लगाना है आगे। क्या लगाना है, क्यों लगा रहे हैं आगे पता चलेगा। माइनस साइन, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, और यहां भी माइनस। ऊपर नहीं, ऊपर नहीं। साइन और कॉसेक में माइनस नहीं लगेगा, बाकी कॉस, टेन, कॉट, सेक, ये सब में माइनस लगेगा। अब टेन वाला में बताओ, टेन वाला में -√3, -√3, -1, -1/√3 और 0। अब 0 के आगे माइनस प्लस का कोई मीनिंग नहीं होता है। क्यों,
अच्छा, हम -1 और +1 बोलते हैं, -2 +2 दोनों बोलते हैं, कभी +0 और -0 क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि 0 एक नॉन नेगेटिव नंबर है। 0 क्या है? नॉन नेगेटिव नंबर। अब ये सब चीज़ें आपको फंक्शन में समझ में आएगा। कहाँ समझ में आएगा? फंक्शन जब पढ़ाएंगे वहाँ। ये चीज़ समझ में आया आपको? चलिए, तो हमारा कहाँ तक टेबल कंप्लीट हो गया? 180 डिग्री तक। इसको एकदम रट्टा मार लो भाई साहब। अब वहाँ ऐसे करके अगर मेरे को sin 120 का वैल्यू चाहिए और अब पूरा टेबल हमें ड्रॉ करना पड़ रहा है, तो फिर जितने देर में सवाल नहीं बना पाओगे उतना देर, उससे ज़्यादा देर आपको लग जाएगा टेबल बनाने में। बात समझ में आ रहा है ना? और ये बहुत ज़रूरी है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितने भी फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ सब एकदम माइंड में फीड होना चाहिए। जैसे अगर sin 120 तो तुम तुरंत बता दें भाई इतना है, sin 150 इतना है, cos 120 इतना है, cos 135 कितना है, cos 150 इतना है, cos 180 इतना है। समझ रहे हो बात को? चलिए आगे बढ़े। अब देखो यहां से कुछ फॉर्मूला, अब जो आगे फॉर्मूला स्टार्ट होने वाला है वो फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्मूला जो अब आने वाला है ये 10th में आपने नहीं पढ़ा है, अब क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो फॉर्मूला आएगा। मतलब अभी तक जो बातें चल रहा था वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अप टू 10th क्लास तक आप पढ़ के आए हो। अब जो फॉर्मूला हम बताने वाले हैं वो बिल्कुल 11th में है, 12th में है, आपको 10th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में वो चीज़ नहीं मिला होगा। बोलो हाँ या ना? चलिए, तो एक चीज़ सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो, सम स्पेशल वैल्यू या सम स्पेशल एंगल। और इसके ऊपर जितना स्टार लगाना है उतना स्टार लगा लो, कम पड़ेगा। मतलब ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट, अभी मैं एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फिजिक्स में जगह जगह पे यूज होगा, हर चैप्टर के अंदर ये यूज होगा लगभग। ठीक है, सम स्पेशल एंगल। अब देखो सम स्पेशल एंगल में हम दो एंगल ले रहे हैं जो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, और एक एंगल इनमें से 37 डिग्री है और दूसरा एंगल इसमें से 53 डिग्री है। ये दो एंगल बहुत ज्यादा यूज होगा, 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। और कमाल की बात है कि दोनों को ऐड करने पर 90 डिग्री आ रहा है। क्या कितना आ रहा है? 90 डिग्री। कौन सा एंगल हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट्री एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? दो एंगल का सम हमारा 90 डिग्री के इक्वल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, और दो एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है तो सप्लीमेंट्री। एक्यूट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा, 0 से बड़ा, 90 से, मतलब एंगल इन बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। ये सब पता है ना भाई? चलो अब यहां पर देखो किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना। फिर से हम दो ट्राइंगल ड्रॉ करने वाले हैं, दो ट्राइंगल, या चलो एक ही ट्राइंगल से समझा देते हैं। एक ट्राइंगल हम ड्रॉ करने वाले हैं, यहां पे दिख रहा है सबको? चलो, ये एंगल 90 डिग्री है, इस एंगल को हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ये एंगल को भी ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, चलो अगर इस एंगल के रिफरेंस में मैं बात करूं, इस एंगल के रिफरेंस में बात करूं तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। अगर बच्चों परपेंडिकुलर 3 हुआ, बेस 4 हुआ और हाइपोटेनियस 5 हुआ, ये याद कर लो एकदम, 3 4 5, परपेंडिकुलर 3, बेस 4, हाइपोटेनियस 5, तो ऑलवेज ये एंगल 37 डिग्री होगा और ये एंगल 53 डिग्री होगा, और ये एंगल तो 90 डिग्री होता है। ये एकदम याद रख लेना कि अगर 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 राइट एंगल ट्राइंगल में ये 3, ये 4 और ये 5 हुआ तो ये एंगल हमेशा 37 होगा, और ये एंगल, अगर ये उल्टा हुआ बच्चों, ऐसा एक और ट्राइंगल ले रहे हैं हम, अगर ये ऐसा हुआ, सपोज अगर बच्चों ये 4 हो गया, ये 3 हो गया और ये तो 5 ही रहेंगे, तो ये एंगल हमारा इस बार 37 डिग्री होगा और ये एंगल इस बार 53 डिग्री होगा। इसको भी ध्यान में रखना है। अब याद कैसे रखना है? तो बड़ा एंगल के सामने वाला बड़ा साइड, बोलो हाँ है ना, बड़ा एंगल के सामने वाला बड़ा और छोटे एंगल के सामने वाला छोटा, ऐसे याद रखना। बोलो क्लियर है? तो हमेशा याद रखना कि अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये एंगल मतलब 3 के सामने वाला एंगल और बाकी रिमेनिंग एंगल
अब यहां पर वैल्यू अगर मैं 3 का देखूं, बाकी तो 3 उसका रेसिप्रोकल होगा, तो यहां अगर आपसे पूछूं कि साइन 37 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? साइन 37 डिग्री का वैल्यू, साइन 37 डिग्री का वैल्यू, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर कितना है? 3, और बेस कितना है, सॉरी हाइपोटेनियस कितना है? 5। तो हमेशा याद रखना साइन 37 डिग्री का वैल्यू 3/5 होता है, बहुत यूज होगा। अब इसी प्रकार से आप cos 37 का भी वैल्यू निकाल लोगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है और हाइपोटेनियस कितना है? 4/5। यकीन मानो बच्चों ये बहुत ज्यादा यूज होगा, साइन 37 एंड cos 37। और tan तो आप समझ ही रहे हो, अगर मैं tan निकाल दूं, tan 37 निकालूं, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 आया समझ में? अगर मैं आपसे 53 डिग्री एंगल की बात करूं, तो इस वाले 53 डिग्री एंगल की बात करूं, तो साइन 53 कितना होगा? अब बताना, थीटा के एंगल वाला परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4/5। समझ में आ रहा है? अगर मैं cos 53 डिग्री की बात करूं, तो अब इस एंगल वाला का ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो 3/5। समझ में आ रहा है ना? और यहां से मैं अगर tan की बात करूं, tan 53 डिग्री की, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 4/3। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा यूज होता है 37 डिग्री में और 53 में। तो समझ में आ गया? भूलोगे तो कैसे याद कर लोगे? 3 4 5। ठीक है, अब इतना ही नहीं, अब देखो यहां पर गड़बड़ कैसे करते हैं बच्चे, ध्यान से देखना, गड़बड़ भी होता है यहां पर, थोड़ा सा दिखा रहे हैं। अब देखो थोड़ा सा गड़बड़ भी होता है यहां पे, ये दिख रहा है सबको पीछे? अगर मैं चुपके से क्या करूं, इसको 6 कर दूं, इसको मैं 6 कर दूं, इसको 8 कर दूं और इसको 10 कर दूं, तो अभी भी ये वैल्यू 37 डिग्री होगा और ये वैल्यू 53 डिग्री होगा और ये हमारा 90। सर आप तो 3 4 5 में बोले, अरे भैया ये मल्टीपल है, क्या है? 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल 6, 4 का मल्टीपल 8 और 5 का मल्टीपल, अभी भी ये एंगल कितना और ये एंगल कितना? सर तो यहां से तो ये वैल्यू चेंज होगा, नहीं चेंज होगा ना, आप निकाल करके देखो, साइन 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना, हाइपोटेनियस कितना, काटो देखो 3/5 आया, तो यहां से भी साइन 37 3/5 और यहां से भी साइन 37 3/5। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब अगर मैं 4 का, यहां 3 का मल्टीपल ले लूं और यहां 4 का मल्टीपल ले लूं और यहां 5 का, तो ये सब में वैलिड होगा। तो इन जनरल इसको लिखना कैसे है? तो इन जनरल इसको ऐसे लिखना है कि इसको हम ऐसे लिख दें, 3 के मल्टीपल के मतलब 1 2 3 4। समझ में आ रहा है ना? के मतलब व्हाट, के इज 1 2 3 4। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही आगे बढ़ेगा। और इसको कितने के मल्टीपल में ले लूं? 5 के मल्टीपल में, और इसको 4 के मल्टीपल में, वेयर के इज 1 2 3 4। अगर हम k का वैल्यू 1 रखते हैं तो 3 4 5 आएगा, k का वैल्यू 2 रखते हैं तो 6 8 10, 6 का अगर k का वैल्यू 3 रखते हैं तो 9 9 12 15। इसका मतलब 9 12 15 भी होगा, तो ये 37 डिग्री और ये, इसको कमाल की बात सुनो, इसको बोला जाता है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। क्या बोलते हैं इसको? पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। तो इनको नाम दिया गया पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का। कहां लिख दें? यहां लिख दें, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, इनको नाम दिया गया। आ रहा है समझ में? नहीं यार, तुम लोग ऐसे बोल रहे हो, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं 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 आ रहा है, आ रहा है क्या? चलो अब देखो ठीक लगे, मतलब बोल रहे हैं हम और एनर्जी आपका डाउन है। नहीं, अभी यहाँ के बाद तुरंत एक और बैच लेना है हमको, 2 बैच कंटिन्यू लेना है, मतलब आपको अभी लेंगे ना 11 5 से तुरंत बैच है।
ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े, ये सब नोट्स जाएगा, बढ़े आगे। हमको लग नहीं रहा है कि यार तुमको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है भाई, आ रहा है? हाँ, ये टीचर के लिए पता है एनर्जी की बात होती है। आप अगर यस और नो बोलोगे तो हम एनर्जेटिक होकर के पढ़ाएंगे, अदरवाइज हमको लगेगा मेरी बात आप सुन ही नहीं रहे हो, या हम जो समझा रहे हो वो आप समझ ही नहीं पा रहे हो। तो जब भी बोले समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ, नहीं, अरे ऐसा भी नहीं है नहीं समझ में आ रहा है नहीं बोलो हाँ, अगर आ रहा है तो एक स्वर में बोलो हाँ आ रहा है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ हाँ नहीं बोलना था, यहाँ से ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है, अपन लोग बिहारी हैं ना, ठीक है ज़्यादा बोलते हैं कि नहीं, और बिहारी तो हर जगह कमाल करते हैं, तो नीट में भी इस बार कमाल करो आप लोग। अरे बोलो हाँ है ना, नहीं करोगे? कोई दूसरे स्टेट से तो नहीं हो ना, तब बिहार से ही हो, बिहार से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आप आए हो। अच्छा, मैं शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो कोई है क्या शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से? आप हो, कहाँ घर हुआ आपका? बिलाओ, और मेरा होम टाउन बरबीघा है। नहीं, जो अच्छा, बरबीघा का नाम वही जानते होंगे जो शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते होंगे, या जो अच्छा बिहार शरीफ से ऐसे कितने लोग हो? भाई मेरा घर बिहार शरीफ भी है, मतलब मैं शेखपुरा से भी हूँ और नालंदा डिस्ट्रिक्ट से भी हूँ। अब हो गया। चलो ठीक है, बट रहा नहीं हूँ कभी बरबीघा में उतना, मैं बाहर ही रहा हूँ। ठीक है, चलो तो आगे बात करते हैं। और इसके पहले बाहर पढ़ा रहे थे कर्नाटका में, कहाँ पढ़ा रहे थे? कर्नाटका में, तो घर के पास आने का मौका मिला तो आ गए। आ रहा है समझ में? और एक्चुअली में पीडब्ल्यू से जुड़ने का मौका मिला है। आज पूरे इंडिया में ऐसे कोई टीचर नहीं होंगे जो पीडब्ल्यू से जुड़ना नहीं चाह रहे होंगे, है ना? तो पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म, अब सर आप तो प्रमोशन कर रहे हो, नहीं भाई हकीकत में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट इस चीज़ को और अच्छे से आप आगे बढ़ाओगे अपने रिजल्ट से। किससे? रिजल्ट से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नाउ अब यहाँ पर हम लोग जो फॉर्मूला स्टार्ट करने वाले हैं उसका कोई प्रूफ की बात नहीं करेंगे, हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला आने वाला है बच्चों, वो फॉर्मूला आप 11th क्लास के मैथमेटिक्स में मिलेगा आपको, ट्रिग्नोमेट्री में। 10th में वो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ करके नहीं आए हो। ठीक है, चलिए सो यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लोग देखने वाले हैं वो पहला 11th का जो फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का वो है डबल, या आप ऐसे लिख दो, इसको अगले बार में देखेंगे, एडिशन फॉर्मूला। तो राइट ऑन द हेडिंग एडिशन फॉर्मूला। अब देखना, अभी जो फॉर्मूला हम बताने वाले हैं इसको आपको एकदम रट्टा मार लेना है भाई, और ये फॉर्मूला फर्स्ट टाइम देख रहे होगे। तो इसके अंदर हम 4-5 फॉर्मूला बताने वाले हैं एडिशन के अंदर। पहला साइन ए प्लस बी, दूसरा इसके अंदर पढ़े हो, बढ़िया बात है यार, हमको तो लगा नहीं पढ़े हो। कॉस साइन ए प्लस बी के बाद साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉस ए प्लस बी। आता है ये सब? बढ़िया बात है, कमाल हो गया यार, तुम लोग तो कमाल के बच्चे हो। कॉस ए माइनस बी, इसके बाद tan में भी देख लेंगे, tan ए प्लस बी। सर ये भूल गए होंगे tan वाला, नहीं, और tan ए माइनस बी। चलिए तो बताइए, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, पता है ना? जहां ए और बी एंगल है, ए और बी क्या है? एंगल है। अच्छा, साइन ए माइनस बी सेम फॉर्मूला, प्लस है तो प्लस देंगे और माइनस है तो साइन ए माइनस बी का साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। बोलो हाँ या ना? अब कॉस ए प्लस बी में थोड़ा उल्टा होता है, प्लस का माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है? और ये होगा कॉस ए इंटू कॉस बी, क्या होगा? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और यहां पर बच्चों ए माइनस बी है तो प्लस हो जाएगा, कॉस ए इंटू
कॉस बी प्लस साइन ए इंटू, पढ़ के आए हो, बढ़िया बात है यार। tan a प्लस बी का बताओ, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब इसको कैसे याद रखोगे, यहां प्लस है तो ऊपर प्लस और यहां नीचे क्या आएगा माइनस। अब माइनस है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्लियर है? ये फॉर्मूला आपके टिप पे होना चाहिए भाई, एकदम तुरंत याद होना चाहिए, और अगर आया तो फटाक एकदम फॉर्मूला माइंड से निकल जाना चाहिए, कॉपी पे आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चलो रुक जाएं। अच्छा, ये सब फैसिलिटी वाइट बोर्ड में नहीं हुआ करता था, है ना, मतलब वो जो वाइट बोर्ड मार्कर से जो लिखने वाला है, एक बार मिट गया तो मिट गया, अभी तो सर पीछे तो पीछे हो गया। तो ये सब है ना टेक्नोलॉजी से पढ़ाई, इसीलिए तो अभी क्या है ना, स्टडी विथ टेक्नोलॉजी। अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ स्टडी करते हो तो आपका इसमें फ़ायदा है ना, हर जगह फ़ायदा है, पर इसका मिसयूज़ नहीं करना है। क्या नहीं करना है? मिसयूज़ नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़े। अब क्या वन यहाँ tan a प्लस बी में, tan a प्लस बी में tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, और tan a माइनस बी में ऊपर आएगा tan a माइनस tan b और नीचे क्या आएगा 1 प्लस tan a इंटू tan b। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट फॉर्मूला, आप लोग हेडिंग डालना डबल मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। तो राइट ऑन द हेडिंग डबल मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, डबल मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। चलिए अब इसमें ध्यान से देखना, ये पढ़े हो साइन 2 थीटा? नहीं, चलो नहीं पढ़े हो ये, तो देखो साइन 2 थीटा इसी को बोलते हैं, जैसे साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, tan 2 थीटा, इसको डबल मल्टीपल एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। इसमें दो ज्यादा यूज होता है, आप दो याद रखो, साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा। सो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा फटाक एकदम याद होना चाहिए, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू। अच्छा एक बात बताओ, कई लोग को ये तो प्रॉब्लम नहीं होगा ना कि अगर थीटा का जगह ए दे दिया तो अब याद नहीं है सर, याद है ना 2 साइन ए इंटू कॉस। अब देखो बच्चों, एंगल को रिप्रेजेंट हम कई तरीके से कर सकते हैं, थीटा से, अल्फा से, बीटा से, गामा से, ए से, बी से, हाथी से, घोड़ा से, गधा से, अरे कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। तो थीटा से नहीं हुआ है, यहां पर किससे हुआ है? ए से। फॉर्मूला तो वही रहेगा ना। अब साइन 2 भी होता तो 2 साइन बी इंटू कॉस बी होता। चलो आगे दूसरा, अब देखो यहां से कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला देखेंगे। अब देखो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 3 होता है। कितना होता है? 3। पहला फॉर्मूला इसको याद रखना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पहला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला इसका होता है, अब इसी में क्या है, आप दोनों को सेम बना सकते हो, या तो दोनों को कॉस में बना दो या दोनों को, अगर कॉस में लिखना है तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो माइनस माइनस प्लस, सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दूसरा फॉर्मूला इसका क्या हो गया
2 cos स्क्वायर थीटा -1। अच्छा, इसी चीज को हम साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो याद रखना कि cos 2 थीटा का 3 फॉर्मूला है ना, इसको याद रखना है आपको। क्लियर है? चलिए, इसी को डबल मल्टीपल एंगल फॉर्मूला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डबल। नाम में कुछ नहीं रखा है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है? फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद हाफ मल्टीपल एंगल फॉर्मूला भी होता है। चलो यहीं पे हम दिखा देते हैं हाफ मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। तो राइट ऑन द हेडिंग हाफ मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होगा। हाफ मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। हाफ मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। अब इसमें कुछ नहीं करते, अगर ये आपको याद है ना तो आसानी से ये भी पता चल जाएगा। हाफ का मतलब क्या करो, सारा फॉर्मूला में क्या करना है, इसके एंगल को 2 से डिवाइड कर दो। इसके एंगल को, तो देखो इस यहां भी एंगल में 2 से डिवाइड करना है, पूरे में नहीं, केवल एंगल में। अब बताओ इसके एंगल में अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट गया। अरे बोलो हम ऐसे नहीं बोल रहे, ऐसे नहीं करना है। साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 से 2 काट दिए, ये गलत है। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं एंगल में 2 से डिवाइड करना है। किस में डिवाइड करना है? हम बोल रहे हैं, ध्यान से देखना, हम बोल रहे हैं साइन जो एंगल है ना उसमें किससे डिवाइड करना है। तो यहां से क्या हो गया, कट गया। अब देखो यहां भी एलएचएस साइड 2 से डिवाइड किए हो तो बैलेंस करने के लिए आरएचएस साइड भी, तो 2 साइन एंगल में 2 से डिवाइड करोगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू कॉस थीटा बाई 2। और कितने लोग साइंटिस्ट होंगे वो 2 से और ये 2 काट देंगे, काटेंगे ना। अब भाई मलाला बन जाओगे काटोगे तो। मलाला पता है कौन है? मैथमेटिशियन है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो मलाला अपने को नहीं बनना है, अपने को क्या बोल रहे हो, पीछे बोलो, क्या बोलो। हाँ, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये है ना, ये वाला। हमने क्या बोला कि इसके एंगल में 2 से डिवाइड करना है, पूरे में नहीं, एंगल में 2 से डिवाइड करो। तो 2 थीटा में अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इधर भी तो डिवाइड करोगे ना एंगल में 2 से, बैलेंस करने के लिए। तो 2 का 2 और इसके एंगल में 2 से डिवाइड करोगे, और यहां भी तो ये फॉर्मूला। अब ये यहां पे लोग गलती क्या करते हैं, ये 2 से ये 2 काट देते हैं। नहीं, ये एंगल वाला 2 है ना और ये बाहर 2 है, ये कभी कटेगा नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब बताओ ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा साइन थीटा। अरे बोला है ना, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। बोलो हाँ या ना। दिस इज कॉल्ड एज हाफ मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। तो पहला हाफ मल्टीपल एंगल फॉर्मूला क्या आ गया, पहला हाफ मल्टीपल एंगल फॉर्मूला क्या आ गया, पहला साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब ऐसे इसमें भी करेंगे ना, कॉस वाले में भी, अरे करेंगे ना। तो यहां बताओ कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, पहला फॉर्मूला बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दूसरा फॉर्मूला बताओ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। और तीसरा वाला फॉर्मूला बताओ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यही हमारा क्या है, हाफ मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। हमको समझ में नहीं आया कि आपको समझ में आया या नहीं आया, आया क्या, आया क्या, आया। इसका मतलब ये याद रखने की जरूरत नहीं, अगर आप ये याद रख लेते हो तो इसी में एंगल में 2 से डिवाइड करके आपको क्या मिल जाएगा, हाफ मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। क्या यही
अरे यार टाइम हो गया है, बस लास्ट फॉर्मूला की ओर चलते हैं, बस 2 मिनट, 2 मिनट। आपका आज का ये लास्ट क्लास है ना, या इसके बाद भी कोई क्लास है? नहीं नहीं नहीं, आज इसके बाद कोई क्लास है आपका? कौन सा? बॉटनी का? चलो ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। थोड़ा सा 10 मिनट और बचा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में, तो कल 10 मिनट पहले किसका चर्चा करेंगे, उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे? हाँ, पहले कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, जितना फॉर्मूला पढ़े सब याद करके आओगे, और इस पर कल क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, फिर क्या स्टार्ट करेंगे। तो कल का 15 मिनट से 20 मिनट या आधा घंटा पहले किस में देंगे, ट्रिग्नोमेट्री में, और फिर क्या स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, फंक्शन। ठीक है, हाँ करवा देंगे भाई, करवा देंगे, पैसा दिए हो, करवा देंगे।